जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि हम 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं। बेटा, जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक एक क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग मन से पढ़ लिए तो पक्का सामाजिक विज्ञान के पेपर में बल्ले बल्ले बैठ के करोगे, अच्छा खासा आप लोगों का पेपर जाएगा। सामाजिक विज्ञान का पेपर जो भी ये बनाए हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन है इसमें बेटा सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? किसके नेतृत्व में किया गया बताना आप लोगों को। जूसेपी जूसेपे गैरी गैरीवाल्डी, या ऑटोवन बिस्मार्क, या विलियम प्रथम नेपोलियन, किसके द्वारा किया गया था बेटा? इटली का एकीकरण किसके द्वारा किया गया था? ज्यूसेपे के द्वारा किया गया था, ठीक है बाबू, हो जाएगा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? कब आरंभ किया था बेटा, ये आप लोगों को बताना है। 1919 में, 1920 में, 22 में, 1924 में, कब किया था बेटा? ये आप लोगों को बताना है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? कब किया था बेटा? 1919 ईस्वी में, ठीक है। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी बताना बेटा। 1815 में, 1830 में, 1848 में, 1871 में, कब हुआ था बेटा? तो ये जो हुआ था बाबू, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुआ था 1848 ईस्वी में, ठीक है बेटा। 1848 ईस्वी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भारत वापस आने पर गांधी ने पहला सत्याग्रह कहां किया? गांधी जी ने कहां पे सत्याग्रह किया था बेटा जब भारत वापस आए थे? कहां पे किए थे? चंपारण में। कहां पे किया गया था बेटा? चंपारण में किया गया था। अहमदाबाद, बारडोली, खेड़ा में नहीं बेटा, कहां पे? चंपारण में, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां पर हुई? तो विश्व व्यापार संगठन न्यूयॉर्क नहीं बेटा, वाशिंगटन नहीं, ऑस्ट्रिया नहीं, कहां पे? जिनेवा में हुआ था। कहां पे हुआ था? जिनेवा में। चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? जल संरक्षण से, वन संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, वायु संरक्षण से, किससे है बेटा? कमेंट करो जल्दी से आप लोग। जल संरक्षण से तो है नहीं, मृदा संरक्षण से भी नहीं, वायु भी से भी नहीं, किससे है? वन संरक्षण से, ठीक है। फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? कुलीन वर्ग की, कृषक वर्ग की, मध्यम वर्ग की, मजदूर वर्ग की? तो कुलीन वर्ग की नहीं थी बेटा, कृषक वर्ग की नहीं थी, मजदूर वर्ग की नहीं थी, किसकी थी बेटा? मध्यम वर्ग की थी, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन लाए हैं बेटा आप लोगों को 50 क्वेश्चन बहुविकल्पी लाए हैं हम। उसके बाद कुछ 4 नंबर वाले क्वेश्चन भी लाए हैं, कुछ 6 नंबर वाले भी क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था? 1924 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, या बेटा कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। तो कमेंट करके आप लोगों को बताना है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था। कब हुआ था बेटा? 1924 में तो हुआ नहीं था, 1919 में भी नहीं हुआ था, 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में हुआ था, 1942 में नहीं हुआ था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी ये बताना बेटा। कब हुई थी? 1945 में, 1942 में, 1920 में, 1947 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी बाबू? जल्दी कमेंट करके बताओ, कब हुई थी? 1945 में। 1920 में नहीं हुआ था, 42 में भी नहीं, 1947 में भी नहीं। सलाल बांध किस नदी पर बना है? महानदी पर, सतलज नदी पर, चिनाव नदी पर, कृष्णा नदी पर? महानदी पर नहीं बेटा, सतलज पे भी नहीं, चिनाव नदी पर। किस पे नहीं? चिनाव पे नहीं बेटा, वहां पे बना, सॉरी, चिनाव पे ही बना है। कहां पे बना है बेटा? सलाल बांध किस नदी पे बना है? चिनाव नदी पे, कृष्णा नदी पे नहीं। हमें लगा कृष्णा नदी पे रहेगा बेटा, लेकिन कृष्णा नदी पे नहीं रहता, ठीक है। निम्न में से कौन सा सीएफ खरीफ फसल है? कौन सा बेटा? सरसों, गेहूं, धान, चना? कौन सा आप लोगों को बताना। सरसों तो है नहीं, गेहूं भी नहीं है, चना भी नहीं, कौन है बेटा? धान है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1930 में। कब चलाया गया था? 1930 में, या 1980 में, या बेटा 1922 में, या 1942 में? कब चलाया गया था आप लोगों को बताना। कब चलाया गया था? 1930 ईस्वी में, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ बताना आप लोगों को। 1919 ईस्वी में, 1939 में, 1941 में, 1942 में। तो 1919 में नहीं, 1939 में नहीं, 14 ईस्वी में। कब हुआ था बेटा? 1914 में, ना कि 1942 में। कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी होती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी? तो बेटा काली मिट्टी क्या होती है? कपास की खेती के लिए ज्यादा उपयुक्त होती है, और कोई उतना उपयुक्त नहीं होता। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं बताना बाबू कि हिंद स्वराज जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी? तो सरदार पटेल नहीं है, बाल गंगाधर तिलक भी नहीं, सुभाष चंद्र बोस भी नहीं, कौन है? महात्मा गांधी। तो बेटा बहुत ही आसानी से हम लोग 15 क्वेश्चन बहुत जल्दी देख लिए। अगर आप लोग मन से पढ़ोगे बहुत ही अच्छी तरीके से ये सब आपके लिए
तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलो 15 से आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन से। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है बेटा, आ जाओ। 16 नंबर क्या कह रहा? निम्न में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? कौन था बेटा? फ्रांस था, ब्रिटेन था, जर्मनी था, इटली था? कौन सा था? फ्रांस नहीं था, ब्रिटेन भी नहीं, इटली भी नहीं। कौन सा था बेटा? जर्मनी था। ठीक है, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख? निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? बेटा रेल परिवहन, हमेशा याद रखना, रेल परिवहन। पाइपलाइन नहीं है, सड़क परिवहन है लेकिन उतना ज्यादा प्रमुख नहीं है जितना रेल है। ठीक है, वायु परिवहन भी उतना ज्यादा प्रमुख नहीं है। झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है बेटा, क्या है? कोयला है, अनवीकरण योग्य है, पेट्रोलियम है, अर्भरक है। क्या झारखंड का बेटा कोयला नहीं है, ये भी नहीं है, पेट्रोलियम भी नहीं है, क्या है? अर्भरक है। ठीक है, गैट की स्थापना कब हुई थी? गैट की स्थापना कब हुई थी बताना बेटा। 1940 में, 1942 में, 1945, 1947 में। तो 1940 में नहीं हुआ था, 1945 में नहीं, 1942 में, 1947 ईस्वी में। ठीक है, कर लोगे। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पुनः चक्री है? पुनः चक्री मतलब उसका उपयोग दोबारा किया जाए बेटा। पवन ऊर्जा तो हो नहीं सकता, पशुधन ये भी नहीं है, ज्वारी ऊर्जा नहीं है बेटा, लोहा है। क्या है? लोहा होगा। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है कहाँ? दक्कन के पठार में, मालवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाट में, या कहाँ पे पाया जाता है बेटा? थार रेगिस्तान में। कहाँ पाया जाता है? मालवा प्रदेश में। इसमें दक्कन के पठार, ब्रह्मपुत्र और बेटा थार रेगिस्तान में नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है? पवन ऊर्जा, जल, वन, जीवाश्म ईंधन। कौन सा बेटा नहीं है जो? वह कौन सा है? जीवाश्म ईंधन। ठीक है, ठीक है, क्या होगा? जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग 22 क्वेश्चन कर चुके बेटा बहुत ही कम समय में, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम है नहीं, इसलिए हम जल्दी जल्दी आप लोगों को बता रहे हैं। चलो, देश के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितने प्रतिशत है बेटा? ये बताना है। जल विद्युत का योगदान कितना है? 18%, 20%, 25% या बेटा 22%? 22% इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित बेटा है तो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? ये तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद है, मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। सबको पता होना चाहिए कहाँ पे बेटा? मुंबई में। निम्न में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? बेटा जूट होती है रेशेदार फसल, ना कि जौ, ना कि कॉफी और रबड़, ये सब रेशेदार नहीं होते। क्या होते हैं? जूट होते हैं। इनमें से कौन सी खाद्यान्न फसल नहीं? खाद्यान्न, चावल तो बेटा खाद्यान्न फसल है, गेहूं भी खाद्यान्न फसल है, और मक्का भी खाद्यान्न फसल है। कपास, कपास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये सब नहीं होंगे। संविधान की अनुसूची में कितने भाषाओं को मान्यता दी गई बेटा? तो 22 से सबको पता होना चाहिए। 20 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, और 23 भी नहीं है। एंथ्रासाइट का संबंध किस खनिज से है बेटा? तांबा, बॉक्साइट, सोना, कोयला। तो किससे संबंध है? कोयला से, ना कि तांबा से, ना तो बॉक्साइट से, ना तो सोना से। ठीक है, निम्नलिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ? 15 अगस्त, 10 दिसंबर, या 14 दिसंबर, 26 जनवरी? 26 जनवरी को हुआ था बेटा, ये याद होना चाहिए। ठीक है, गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 26 जनवरी को। इतना क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? दो देश के बीच व्यापार क्या कहलाता है? दो देश को बेटा, दो देशों के बीच जैसे क्रिकेट खेलते हैं, कौन सा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट होता है? कोई भी होता है, इंटरनेशनल होता है बेटा। तो व्यापार भी होगा तो क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। ठीक है, स्थानीय व्यापार नहीं, अंतरदेशीय बेटा, दो राज्यों के बीच होता है, विश्व व्यापार भी नहीं। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है बेटा? किसको प्राप्त है? संघ को। किसको प्राप्त है? संघ को। भारत में कुछ स्थानों पर लिंगानुपात किस स्तर तक गिर गया बेटा? 800 तक। 927, 820, 840 रॉन्ग है। ठीक है, भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म है, क्या धर्म है बेटा? हिंदू, इस्लाम, ईसाई? कोई नहीं बेटा, सब धर्म हमारे राज्य में, हमारे देश में समान है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? हमारा ये देश है बेटा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। अमेरिका नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, कोई नहीं, ये भी गलत है बेटा, हमारा भारत है। निम्न में से सर्वाधिक सार्वजनिक क्षेत्र में कौन नहीं है? क्षेत्र में कौन नहीं है बेटा? 2 बार लिखा गया। रेलवे, सेल, डाकघर, टिस्को। बेटा ये सब तो है, टिस्को नहीं है, ये राइट आंसर होगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस या ओटावा? कौन सा होगा बेटा? जिनेवा हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, निम्न में से कौन भारत में गरीबी का कारण? देखो बेटा, निम्न में से कौन भारत में गरीबी का कारण? बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी, अशिक्षा, उपरोक्त सभी। सभी लोग क्या है बेटा? गरीबी के कारण बढ़ रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या बढ़ाते जाओ तो क्या होगा? गरीबी बढ़ेगी। बेरोजगारी नहीं मिलेगी तो क्या होगा? गरीबी बढ़ेगी। शिक्षित होना जरूरी है, नहीं रहोगे तो क्या होगा? गरीबी बढ़ेगी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौतियां हैं? कौन सा बेटा? राष्ट्रीय विकास, देश प्रेम, जातिवाद और पंचायती राज। तो क्या होगा बेटा? जातिवाद। ठीक है, निम्न में से किस राज्य की
व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो बेटा हरियाणा है, ना कि राजस्थान, बिहार और मेघालय नहीं है। ठीक है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1982 नहीं, 1985 नहीं, 1984 नहीं, 1986 में लागू किया गया। ठीक है। भंडारण में को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक, चतुर्थ? तो बेटा तृतीयक में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का लागू, मनरेगा, कब लागू हुआ था बेटा? 2005 में। मानव विकास रिपोर्ट 2018 को भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 130वां स्थान प्राप्त हुआ था। ये सब याद होना चाहिए बेटा। 125, 129, 124, ये सब नहीं। ठीक है। इतना कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। लगभग हम लोग बेटा कितना 43 क्वेश्चन कर लिए। हाँ, तो आप लोग मेहनत से जल्दी जल्दी नोट करते रहो और इसको याद कर लेना। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो राज्यों के बीच वस्तु का आदान प्रदान क्या कहलाता है बेटा? आंतरिक व्यापार कहलाता है। ठीक है। राष्ट्रीय व्यापार तो दो राज्यों के बीच तो होगा नहीं, अंतरराष्ट्रीय ये भी नहीं होगा, वस्तु ये भी नहीं होगा बेटा। निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल है? क्या होगा बेटा? गन्ना। गेहूं, चना, मूंगफली नहीं होगा। क्या होगा? गन्ना होगा। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? लावा सोना, बॉक्साइट, लौह अयस्क। किसका है बेटा? लौह अयस्क से। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में नहीं बेटा, 1960 में नहीं, 1953 में हुआ था, 1998 में नहीं बेटा। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? ब्रिटेन में हुआ था। किस में हुआ था बेटा? ब्रिटेन में हुआ था। निम्न में से कौन सा शासन का अंग नहीं है? कार्यपालिका, नगरपालिका, विधायिका। बेटा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्या है? न्यायपालिका है। समान प्रकार के लोगों के साथ समाज को कहा जाता है समरूप। क्या कहा जाता है? समरूप। आए समझ बेटा। विजातीय नहीं कहा जाता है, इसलिए ये सब क्या होंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। हम लोग बहुत जल्दी बेटा 50 क्वेश्चन पढ़ लिए। अगर आप लोग अच्छी तरह से देखे होंगे, नोट्स बनाएंगे बेटा, तो क्या होगा आप लोगों का? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा? तैयार रहेगा और बोर्ड के पेपर में पूछा जाएगा जरूर इसमें से क्वेश्चन। आ जाओ बेटा, 4 नंबर के कुछ एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ 2-3 क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में बताए थे आप लोगों को। ये सब जितने बेटा कितने नंबर के हैं? 4 नंबर के में क्वेश्चन आएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है बेटा? ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। तो बेटा अपना मत देना है। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का एक आधारभूत आवश्यक। ठीक है। देखो बेटा, इसको क्या करोगे आप लोग? आराम से बैठ के लिखना और कम से कम 80 वर्ड होना चाहिए। ठीक है। किसी देश के आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक मूलभूत आवश्यकता है, क्योंकि देखो, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर, कृषि जैसे उद्योग, परिवहन, वाणिज्य व घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता भी फलस्वरूप आवश्यकता थी। फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपयोग धीरे धीरे बढ़ने लगा। ठीक है। इतना कर लोगे आप लोग। फिर हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्याय संगत उपयोग के लिए सावधानी पूर्वक निम्न उपायों को अपनाना होगा। जैसे कौन कौन से बेटा? एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करके, जब उपयोग ना हो रही हो तो बिजली बंद करके, विद्युत बचत करने वाली उपकरणों के प्रयोग करें, गैर पारंपरिक ऊर्जा साधनों का अधिक उपयोग करें। आखिरकार ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। ठीक है। ये कर लोगे बेटा। अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है कौन सा बाबू? परिवहन तथा संचार के संसाधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो बेटा परिवहन और संचार के साधनों को किसी भी राष्ट्र और अर्थव्यवस्था के जीवन रेखा है, क्योंकि यह साधन अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसी राष्ट्र के विकास की पहचान, किसी राष्ट्र के विकास की पहचान परिवहन और संचार व्यापार के विस्तार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। परिवहन और संचार के विकास ने वैश्वीकरण को जन्म दिया। ठीक है बेटा, कर लो कितना? संचार और परिवहन में तेजी से वृद्धि ने हर देश के लोगों की शैली में सुधार किया है। रेलवे, जल मार्ग, वायु मार्ग ला दिया। वायु मार्ग, समाचार पत्र, रेडियो, इंटरनेट ने दुनिया को हमारे दरवाजे पर ला दिया है और सामाजिक तथा आर्थिक विकास में योगदान दिया है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में परिवहन और संचार के उन्नत साधनों से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मदद मिली है। किसान कम समय में अपने माल को क्या दिया बेटा? कम समय में अपने माल का परिवहन करने और आर्थिक पूंजी अर्जित करने में सक्षम है।
भारत अपने बेहतर वायु मार्ग और रेलवे के कारण भी पूरी दुनिया में अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, पूरी दुनिया से अच्छी तरह जुड़ा हुआ। परिवहन और संचार के साधन के कारण ही स्थानीय व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है, जो हर देश के आर्थिक विकास के लिए उत्कृष्ट है। परिवहन कम समय में कामकाजी लोगों के को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की अनुमति देता है। परिवहन माल को उनकी आपूर्ति स्थान तक ले जाने का अनुमति देता है। वस्तुओं का आदान प्रदान बहुत तेजी से करते हैं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार के प्रबंध करती है, विवेचना कीजिए। ठीक है बेटा, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन क्षेत्रों में उत्पाद के लिए कार्यालय और कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सत्ता, श्रम और अन्य साधन मिल सकते हैं। जैसे चीन, बांग्लादेश और भारत जैसे देश। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने माल की उत्पादन लागत कम रखने के लिए कुछ स्थानीय कंपनियों के साथ, देखो बेटा, कुछ स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन स्थापित करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग नहीं मतलब वो कर पा रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स बना लें और एक बार पढ़ लें। ठीक है बेटा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम आप लोगों को बहुत आराम से बताएं, क्योंकि कल ही आप लोगों का पेपर है। ठीक है, और इसी के साथ आगे देखते हैं बेटा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी अपने विनिर्माण सामानों के लिए निकटवर्ती बाजारों की आवश्यकता होती है, जिससे माल के उत्पादन की लागत कम हो जाती है। इनके अलावा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी इंजीनियरों और इनके कर्मियों और बड़ी संख्या में अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की आवश्यकता होती है, जो ग्राहक को अच्छी तरह सेवाएं प्रदान कर सके, मतलब उनको संतुष्ट कर सके। ये सभी कारक बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उत्पादन की लागत 30 से 40% तक क्या करते हैं, बचाने में मदद करती हैं। ठीक है बाबू, इतना कर लोगे। उसके बाद अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों के संक्षेप में। अच्छे बाजार का बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। जैसे अच्छे बाजार ऐसे बाजार होते हैं जिनमें खरीदार और विक्रेता दोनों वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने और बेचने के लिए परस्पर क्रिया करते हैं, वो अच्छे बाजार होते हैं बेटा। अच्छे बाजार के लक्षण निम्न हैं, हम लिख दिए हैं यहाँ पे। मूल्य में सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारक शामिल होने चाहिए ताकि खरीदार और विक्रेता दोनों संतुष्ट हो सके। सूचना की उपलब्धता। एक अच्छे बाजार में सटीक और समय पर जानकारी होनी चाहिए ताकि खरीदार और विक्रेता दोनों त्वरित और सूचित निर्णय ले सके। ठीक है। तरलता बेटा, एक अच्छे बाजार में पर्याप्त तरलता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में संपत्ति को तत्काल उस कीमत पर खरीदा या बेचा जा सकता हो जब किसी संपत्ति को शीघ्र बेचने या खरीदने की आवश्यकता हो। ठीक है बेटा, ये लिख लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद लागत। एक अच्छे बाजार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेन देन की लागत कम हो। ठीक है बेटा। आकार, एक अच्छे बाजार का आकार जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा होगा। तत्कालिकता, लोगों को एक अच्छे बाजार में उत्पादों की जितनी जल्दी जरूरत हो उतनी तत्कालिक क्या हो बेटा, वह सामान आके मिल जाए। ये कर लोगे। फिर बाबू हम 6 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने 6 नंबर का क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इसको पढ़ना ना भूले। ठीक है, तो क्या दिया, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया। असहयोग आंदोलन, हेडिंग डालोगे आप लोग। देखो, युद्धोत्तर भारत में असंतोष। प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार को भारतीय जनता ने पूरा सहयोग दिया था। भारतीय सैनिकों के योगदान के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। भारतीयों को यह विश्वास था कि युद्ध के समाप्त होने के बाद ब्रिटेन भारत को दिए गए वचनों का पालन करेगा, लेकिन अंग्रेज क्या है, अपने जुबान का पक्का नहीं है, कहां से करेगा, उनको शासन दिलाएगा। परंतु ब्रिटिश सरकार ने भारत के सुशासन के नाम पर मार्टफोर्ड सुधार ही किए, जिससे भारतीयों में असंतोष फैल गया। फिर बेटा जनता में निराश व असंतोष का माहौल हो गया, तो ये लिखेंगे हम लोग क्या, ब्रिटिश सरकार के द्वारा युद्ध व्यय के रूप में बलपूर्वक भारी मात्रा में धन की उगाही की गई। मुद्रास्फीति के कारण आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में असाधारण वृद्धि के कारण जनता का प्रत्येक वर्ग आर्थिक कष्ट से गुजर रहा था और इस स्थिति के लिए ब्रिटिश सरकार को उत्तरदायी माना जा रहा था। ठीक है बाबू, इतना कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद रोलेट एक्ट बेटा, 18 मार्च 1919 को एक अधिनियम पारित किया गया जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर मनमाने समय तक नजरबंद रखा जा सकता था। बेटा ये गलत बात था, भारत में सभी वर्ग द्वारा इसका विरोध किया गया। ठीक है, नजरबंद करके जब तक मन करे तब तक रखेंगे, गलत बात था, इसलिए सब लोग क्या किए, उसका विरोध किए। चलो आ जाओ, उसके बाद क्या हुआ था देखते हैं बेटा। जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट तथा सरकार के सत्याग्रह के विरुद्ध चलाए गए दमन चक्र के विरोध हेतु 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा हुई। इस सभा में सैनिक शासन के प्रमुख जनरल डायर के द्वारा
अंधाधुंध गोली चलाई गई जिसमें लगभग 800 व्यक्ति मारे गए थे और लगभग बेटा कितना 2000 व्यक्ति घायल हुए थे। इस कांड ने ऐसे असंतोष को जन्म दिया जो असहयोग आंदोलन के रूप में प्रकट हुआ। असहयोग आंदोलन को स्थगित निम्न कारणों से किया गया। ठीक है बेटा। उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हिंसक भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें पुलिस और आंदोलन के प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के दौरान 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। गांधी जी को ऐसा लगा कि लोग अहिंसा के माध्यम से सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए तैयार नहीं है। मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास जैसे कई नेता घटनाओं के कारण आंदोलन को स्थगित करने के खिलाफ थे। फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। चलो बेटा, आप लोगों से उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से अपना तैयारी करें और बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे से पेपर करके आना। थैंक यू सो मच।